हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर, दैट इज योर एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज आपको इस चैप्टर की पूरी फील, पूरी खुशबू आ जाएगी, आपका रोम रोम सुगंधित हो जाएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट की खुशबू से। टेंशन मत लेना, क्लास 10 साइंस का कंप्लीट सिलेबस विद योर शॉर्ट वीडियोस, डिटेल वीडियोस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सर्च एंड रीजनिंग एंड ऑल नोट्स, सब कुछ प्रोवाइड कराने वाला हूं चैनल पर आपको। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करो, अब बेल आइकन को जरूर हिट करो, अदरवाइज आपका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी तो आप लेट हो जाओगे भाई, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि सारी वीडियोस आपको एक ही जगह पर मिले, देन इट इज योर प्लेलिस्ट सेक्शन। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, क्लास 10 के साइंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको सभी वीडियोस एकदम सीक्वेंस में मिलेंगे। टेंशन मत लेना, पूरा पूरा फील एंड पूरी खुशबू आपको आ जाएगी एसिड बेस एंड सॉल्ट की। बस इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा आपको। देखिए भाई, बात करेंगे सबसे पहले एसिड समझेंगे, देन बेस समझेंगे, उसके बाद सॉल्ट, और ये वीडियो एकदम खत्म हो जाएगी ना। सबसे पहले कंप्लीट एसिड नाउ। तो एसिड क्या होता है भाई? एसिड वो केमिकल कंपाउंड है, डेफिनेशन पढ़ ले। एसिड आर दोज केमिकल कंपाउंड दैट गिव्स H+ आयन एंड करस्पॉन्डिंग एनायन व्हेन एडेड टू वाटर। एसिड वो केमिकल कंपाउंड होते हैं, एसिड वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनको अगर हम पानी में डालें तो ये H+ आयन और इसके साथ जो एनायन जुड़ा हुआ है उसमें टूट जाते हैं। जैसे मान लो यहां पर तो भाई Cl जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ, तो Cl नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर सल्फेट जुड़ा है तो सल्फेट आयन नेगेटिव मिलेगा, जिसको अपन एनायन कहेंगे। यहां पे देखो ये NO3 है तो NO3 नेगेटिव आयन मिलेगा। समझ रहे हो? तो मेन चीज समझो, एसिड वो केमिकल कंपाउंड है जिनको अगर हम पानी में डालें तो ये H+ आयन और करस्पॉन्डिंग एनायन यानी कि नेगेटिव आयन के फॉर्म में टूट जाता है। भाई H+ आयन तो देगा ही देगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग एनायन का मतलब है यदि इसके साथ Cl लगा है तो Cl नेगेटिव मिल जाएगा, अगर इसके पास सल्फेट लगा है तो सल्फेट आयन मिल जाएगा नेगेटिव। समझ रहे हो? तो मेन चीज क्या है, एसिड वो केमिकल कंपाउंड है जो पानी में जाते ही H+ आयन देते हैं और कोई ना कोई नेगेटिव आयन देते हैं। समझ गए? जैसे कि मैं आपको इसका रीजन भी दूंगा। जैसे कि अगर मेरे पास ये वाटर है, क्या ये मेरे पास वाटर है। अब इस वाटर में मैंने HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। क्या डाला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भाई ये HCl जो होगा, ये HCl जो होगा, ये H+ आयन और ये क्लोरीन है तो ये Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। H+ आयन और ये करस्पॉन्डिंग यानी कि इसके साथ जुड़ा हुआ जो एनायन है उसमें टूट जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे H+ और बहुत सारे नेगेटिव आयन आपको मिलेंगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है एसिड्स की, है ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है, अगर मैंने कहा कि भाई H2 से 4 जाता तो भाई जिस तरह से बॉन्ड बनी होती उस तरह टूट जाता। H2 है तो 2 हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, ठीक है, और सल्फेट एनायन मिलेगा आपको। समझ गए ना? मीन इस तरह से, मतलब हाइड्रोजन H+ तो आपको मिलना ही मिलना। दैट इज श्योर डेफिनेशन फॉर एसिड्स। हाँ, चलिए तो अभी हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए HCl अपना काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अब ये पानी में जाने से टूट क्यों जाता है? तो इसका रीजन ये है कि भाई वाटर जो होता है ना, वाटर HCl का है, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो जो पानी जो होता है वाटर, ये इन दोनों के बीच की बॉन्ड को वीक कर देता है ना। वाटर वीकन्स द फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दैट्स व्हाई ये जो बॉन्ड जब पानी में जाती है तो टूट जाती है और H+ आयन और करस्पॉन्डिंग एनायन आपको मिल जाता है। क्लियर? ये कुछ आपके सामने एग्जांपल्स हैं, मतलब कुछ एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड सो ऑन। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ज्यादातर, मैंने कहा ज्यादातर, सभी नहीं, ऑलमोस्ट सभी, या कहूं ऑलमोस्ट ज्यादातर सभी एसिड्स के आगे आपको H+ मिलेगा, H मिलेगा। लेकिन कुछ एक H2 लिखा है फिर भी वो H में आता है ना। लेकिन कुछ एक जो एसिड होते हैं उनके इस तरह से केमिकल फॉर्मूले में आपको सामने H लगा हुआ नजर नहीं आता, जैसे कि CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। तो देखो इसमें C लगा है, इसमें सामने H नहीं लगा। लेकिन अगर आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाएं, क्या बनाएंगे इसका केमिकल स्ट्रक्चर, तो केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो इसमें मतलब जब ये पानी में जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, ये भी आपका एसिड है। क्लियर है? तो ये
एसिड का कंप्लीट जो है ना एनालिसिस हुआ। ना अभी हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, टेंशन मत लो। अभी हम बात करेंगे एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। भाई एसिड एक्चुअल में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एसिड का जो टेस्ट होता है ये खट्टा होता है। एसिड आर सार इन टेस्ट, एसिड का जो टेस्ट होता है ये खट्टा होता है। तो एसिड भले ही आपके कहीं भी हो, चाहे आपका ऑर्गेनिक एसिड पढ़ेंगे अभी, मतलब नेचुरल एसिड जैसे कि इमली में हो गया, टोमेटो में हो गया, हाँ पिकल में हो गया, तो जो पिकल मतलब आप ये कैरी मान लो, कैरी, ठीक है ना। तो अभी आप ये देखो एसिड जो है आपके वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, सार इन टेस्ट। हाँ इसके बाद दूसरा, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, मतलब एसिड की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, जैसे मान लो अब कोई सॉल्यूशन अपने पास है, ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है, टेस्ट करके तो नहीं देखेंगे क्योंकि भाई जो है बड़ा नुकसान हो जाएगा, जीभ जल जाएगी, टेस्ट करके नहीं देखेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें लिटमस पेपर डाल के देखा जाता है। क्या, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एसिड एंड बेस की टेस्टिंग के लिए यूज होता है। लिटमस पेपर जो होता है ये एक लाइकेन नाम के प्लांट से, लाइकेन प्लांट से बनाया जाता है। लिटमस पेपर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि भाई लिटमस पेपर जब ये एसिड में जाता है तो इसका कलर रेड हो जाता है, और अगर बेस में जाता है, बेस आगे पढ़ेंगे, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है ना, समझ गए बात को। तो अगर आपके पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है और आपने इसको एसिड में डाला तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। वही तो लिखा है कि भाई इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो अगर आप लिटमस पेपर से टेस्टिंग करना चाहते हैं एसिड की, तो अगर ये सॉल्यूशन एसिड होगा तो ब्लू कलर का लिटमस डालोगे और रेड कलर का निकल करके आएगा। बात समझ में आ गई। नाउ अभी हम बात करेंगे इट टर्न्स इट्स pH वैल्यू इज लेस देन 7। तो एसिड की जो pH वैल्यू होती है ये 7 से कम होती है। मतलब आप कुछ pH वैल्यू में ज्यादा घबराए ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो आपके रिपोर्ट कार्ड में भी लिखा होता है ना कि अगर आपकी 70 to 80% आई है तो आपने कहा भाई आपका रिजल्ट कैसा है, आपने कहा सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। आपने कहा भाई 80 to 90 आई है तो भाई रिजल्ट कैसा है आपका, बहुत अच्छा है, तो आपने कहा भाई गुड लिखा होता है। इसी तरह से आपकी 95 to 100% आई है तो भाई क्या लिखा होगा, एक्सीलेंट। क्या लिखा होगा, एक्सीलेंट लिखा होगा। इसी तरह से मतलब ये क्या है कि रेंज डिसाइड कर दी गई। ये पीएच क्या है अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट पीएच वैल्यू क्या है, एक स्टैंडर्ड है ना। पीएच क्या है, एक स्टैंडर्ड, एक इंडेक्स, एक मेजरमेंट है कि यदि पीएच वैल्यू क्या है एसिड की, यदि पीएच वैल्यू 7 से छोटी होती है तो उस सॉल्यूशन को हम एसिड कहते हैं, और 7 से बड़ी होती है तो उसको बेस कहते हैं। तो भाई एसिड की पीएच वैल्यू 7 से छोटी होती है, समझ गए। ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड है, जैसे मान लो 80 to 90 पूरा गुड हो तुम, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। नाउ आगे हम बात करेंगे इसके अंदर कि एसिड जो होते हैं, बेस जो होते हैं, इनमें कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए, इसमें एक और चीज बतानी है मुझे कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। वीक एसिड, तो अगर आपसे कह दिया जाए स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो पानी में जाते ही ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयंस को डोनेट करे। मतलब अगर आपके पास दो एसिड हैं HCl है और एक है आपके पास एसिडिक एसिड CH3COOH, तो अगर मान लो ये पानी में जाएगा सेम अमाउंट में, तो मान लो ये 100 H+ आयन देगा, और ये पानी में जाएगा तो मान लो ये 5 H+ आयन देगा, ठीक है। तो बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, बिकॉज ये पानी में जाकर के ज्यादा से ज्यादा H+ आयन को डोनेट करता है, रिलीज करता है या देता है, ठीक है। तो वीक क्या होगा, वीक वो एसिड होते हैं जो पानी में जाए और कम से कम जो है एसिड को रिलीज, कम से कम H+ आयन को रिलीज करे, उसको क्या बोलोगे, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग समझ लो, द एसिड व्हिच डोनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ अब बात करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में क्या डिफरेंस है ना। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का सिर्फ आप इतना मतलब जान लीजिए, इट इज डिसाइडेड बाय अमाउंट ऑफ वाटर। डाइल्यूट का मतलब होता है, देखो मैं शुद्ध साफ भाषा में आपको बताऊं कि भाई जो पतला जो है जिसमें पानी ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, उसको बोलोगे डाइल्यूट एसिड। और जो मैं कहूं भाई थिक या फिर कहूं जिसमें पानी कम है वो आपका मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब मैं आपसे अगर ऐसा कह दूं कि डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू एसिड। अगर आप पानी मिला रहे हो एसिड में तो वो डाइल्यूट हो रहा है, और अगर वो प्योर एसिड है जिसमें सबसे कम क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, समझ गए ना।
समझ गए ना। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब विदाउट वाटर या कम से कम वाटर। डाइल्यूट मतलब ज्यादा पानी मिलाते जाना, उसको डाइल्यूट करना है। समझ में आ गई इतनी बात ना हो। तो अगर हम इसकी रिएक्शन को देखते हैं तो ये जैसे मान लो कि HCl जो होता है, कई बार HCl जो है ये आपका H2O यानी कि पानी में गया, HCl पानी में गया तो HCl में से H+ आयन निकल गया, ठीक है। HCl में से H+ आयन निकल गया। H+ आयन जो है ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है आपके पास H3O+ आयन, जिसको अपन नाम देते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि HCl जब दैट मींस जब एसिड जब पानी में जाता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो भाई ये देखो HCl में से H निकल गया, यहां पे क्या बचा? H3O+ आयन, और क्या बच जाएगा आपका? क्लोरीन अलग हो जाएगा तो Cl नेगेटिव। समझ गए? मेन चीज समझ गए आप? मेन चीज समझ गए? तो भाई यही कहानी है। आगे हम बढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कि भाई एसिड को देखो, एसिड को पानी में मिला रहे हैं, आपने देखा हो साइंटिस्ट मिला इस तरह से जो एसिड को पानी में मिलाते हैं, ठीक है। कभी पानी को एसिड में नहीं मिलाते, इसका रीजन अपन आपको अभी समझा देते हैं। इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं नाउ। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि है कि व्हाइल डाइल्यूटिंग मतलब पतला करते समय, एसिड को डाइल्यूट करते समय हमेशा एसिड को, आपने कई बार साइंटिस्ट को देखा होगा ना, फोटो देखा होगा, हमेशा एसिड को बड़े ध्यान से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डाला जाता है। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि नीचे भरा हुआ एसिड और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जा रहा है। यह बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। क्यों? तो उसको समझ लेते। देखिए याद रखना कि डिसोसिएशन ऑफ H+ आयन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना कि जैसे मान लो ये एसिड है, अब ये एसिड जब भी पानी के कांटेक्ट में आएगा, कभी भी ये एसिड वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो हमेशा वाटर क्या करता है? बॉन्ड्स को वीक कर देता है, जिसके कारण से H अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा? ये जो एनर्जी, जिस एनर्जी से जुड़े हुए थे ना HCl, अब ये एनर्जी रिलीज होगी, और किस फॉर्म में? ये हीट के फॉर्म में। आसान भाषा में सुनो कि भाई ये HCl जब पानी में जाएगा तो H+ और Cl नेगेटिव में अलग हो जाएगा, है ना। और जब ये अलग होगा तो बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो रिएक्शन है एसिड H+ आयन के डिसोसिएशन की, है ना, अलग होने की, ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें काफी ज्यादा हीट निकलती है। HCl को H+ और Cl नेगेटिव बनने में काफी ज्यादा हीट निकलती है। अब जरा ये सोचो कि अगर एक बॉन्ड टूटेगी एक बार में तो थोड़ी सी हीट निकलेगी, लेकिन अगर एक बार में बहुत सारी बॉन्ड टूट गई तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगी ना। बस यही चीज है। तो अगर आप पानी को, अब मान लो कि यहां पर एसिड भरा हुआ है, यानी कि बहुत सारा एसिड, अब ऊपर से आपने पानी डाला, है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर, तो क्या होगा भाई? ये जो वाटर है ये एक बार में बहुत सारे HCl कांटेक्ट में आ जाएगा, जिससे बहुत सारी बॉन्ड टूटेंगी, जिससे बहुत सारी हीट निकलेगी, और ये रिएक्शन काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगी। इससे इतनी ज्यादा हीट निकल सकती है कि इसका जो बीकर का जो ग्लास होगा ये टूट सकता है, एसिड जो स्प्लैश हो सकता है, छींटे आ सकते हैं, जिससे काफी ज्यादा हार्मफुल एक्टिविटीज हो सकती हैं। इसलिए हमेशा नीचे पानी होता है और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डाला जाता है, ताकि एक बार में सिर्फ एक ड्रॉप ही पानी के कांटेक्ट में आए, और इसके बाद जो है फिर अगली ड्रॉप, फिर अगली ड्रॉप। तो एक बार में बहुत सारी रिएक्शन, बहुत सारी बॉन्ड नहीं टूटती हैं, और ये रिएक्शन फिर उतनी ज्यादा हार्मफुल या कहें स्लो एक्सोथर्मिक हो जाती है। समझ में आई ना। इसलिए ऐसा होता है कि एसिड को हमेशा ड्रॉप बाय ड्रॉप करके पानी में डाला जाता है, और ये चीज गलत है। समझ गए? नाउ अभी हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, देन हम पढ़ेंगे बेसिस को। नाउ तो अभी हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। दैट मींस जब एसिड रिएक्ट करेंगे अलग अलग कंपाउंड के साथ तो क्या रिएक्शन होने वाला है ना, क्या रिजल्ट होने वाला है, उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जो पढ़ाऊंगा बस वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको ध्यान समझना। बस बड़ी सिंपल सी बात। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, है ना। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा? तब बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट मतलब क्या भाई? देखो, जिनके आगे H आ रहा है ज्यादातर वो सभी एसिड होते हैं, जिनके पीछे OH आता है ज्यादातर वो सभी बेस होते हैं। मैंने कहा ज्यादातर, है ना। और इनके अलावा एसिड और बेस के अलावा जो बचता है हम उसको कहते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। नाउ अब ध्यान से देखना, अगर मैंने कहा H2SO4, आगे हाइड्रोजन आ रहा है मतलब एसिड है, ठीक है, ये मेटल है। अब देखो, ना तो उसमें हाइड्रोजन है और ना ही OH है, तो ये क्या है? ये सॉल्ट है, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट में कंफ्यूज तो नहीं हो ना। सॉल्ट एक खाने वाला नमक होता है, नमक NaCl को कहते हैं,
ना इसमें H आ रहा है और ना ही OH, तो भाई ये भी सॉल्ट है लेकिन ये खाने वाला सॉल्ट है। इसी तरह से ZnSO4 भी सॉल्ट है लेकिन ये खाने वाला नहीं है। समझ गए ना? देखो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस, तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, जैसे मान के चलिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जब मेटल यानी कि जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर ZnSO4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बन जाएगा, जिसको अपन कहते हैं सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे पता पड़ा, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन है अपने पास, है ना, तरीका है इसको पहचानने कैसे, कि देखो यहां पर ये क्या है, ये इसके अंदर मान के चलो ये भरा हुआ है इसके अंदर H2SO4। अब ये जो रेड कलर से दिखाया है इसको मानो कि ये क्या है, ये जिंक के पीसेस हैं, है ना, जिंक Zn। अब हुआ क्या कि जब ये जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 सॉल्ट बनाएगा, और इसके बाद इसमें से कुछ गैसेस निकलेंगी, गैसेस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, कैसे पता पड़ेगा, तो भाई हाइड्रोजन गैस की तो बड़ी सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है, क्या कि भाई जहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वहां पर एक जलती हुई कैंडल ले जाओ, अगर ये हाइड्रोजन गैस होगी तो पॉपिंग साउंड के साथ बस्ट होगी, यहां पर चटर पटर की आवाज के साथ आग लगी, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पॉपिंग साउंड के साथ फूट जाती है। तो यहां से अपन ने जब करके देखा बोला पता पड़ा हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो ये रिएक्शन हो रही है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन क्या, जल्दी कैंडल को साथ में लेकर के जाओ, पॉपिंग साउंड के साथ फूटेगी। नाउ अगली जो है दैट इज व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। अभी अपन ने देखा कि ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, अब हम देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट के साथ, जैसे कि कैल्शियम एक मेटल है, CO3 लगा दिया तो ये मेटल कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, जिंक एक मेटल है लेकिन ZnCO3 लगा देता तो ये क्या बन जाता, ये जिंक कार्बोनेट बन जाता। ठीक है ना, तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड ने जब रिएक्ट किया मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या क्या बनता है, ये बनता है सॉल्ट प्लस CO2 भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। याद रखो इसमें कुछ बता रहा हूं आपको कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखो जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस की, ये भाई एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक एक नंबर में क्वेश्चन, कि जैसे मान लो कि कौन सी गैस है जो जलती हुई कैंडल को बुझा दे, तो क्या बोलोगे, भाई जलती हुई चीज को जो बुझा दे वही तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है क्योंकि ये काफी भारी होती है ना। तो अब आपसे जो है, जैसे मान लो यहां पे CO2 गैस बनी, कैसे पता पड़ा भाई CO2 गैस बनी, तो भाई कहीं भी एक जलती कैंडल रख दो, ठीक है, अगर यहां से CO2 निकल रही होगी तो जलती हुई कैंडल अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, इसके पास एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी होती है, समझ गए। तो यहां से आपके एक नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। नाउ अभी देखो एक और रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है कि भाई व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, ये देखो ये मेटल के साथ रिएक्ट किया, ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, अब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। दैट मींस जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या रिएक्शन होती है, तब बनता है सॉल्ट एंड सिंपल वाटर। तो याद रखो ये HCl ने CaO के साथ रिएक्ट किया तो CaCl2 बना और ये आपका H2O बन गया। क्लियर है, इसको बैलेंस करते हैं ना, ये बात समझ गए आप। अच्छा अब हम पढ़ेंगे बेसिस और उसकी प्रॉपर्टीज, इसको हटा देते हैं। क्लियर है ना, इसको हटा दें। समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, इन वीडियोस को शेयर करना ताकि एनर्जी थोड़ी और स्टूडेंट तक पहुंच पाए। समझ रहे हो ना आगे बढ़े। तो एसिड को पढ़ने के बाद जो बेस है ये काफी ज्यादा आसान और बहुत थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा, बिकॉज आप सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो एसिड में सीख चुके हैं। जैसे कि अगर मैं अब आपसे कहता हूं कि भाई बेस क्या होता है, तो बेस क्या है भाई, वो केमिकल कंपाउंड है जो एसिड जो पानी में जाते ही OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव आयन को डोनेट करते हैं। जैसे एसिड पानी में जाता था तो क्या होता था कि भाई H+ आपको मिलेगा और कोई ना कोई नेगेटिव आयन मिल जाएगा, लेकिन इस बार क्या होगा कि जैसे कि बेस में NaOH हो गया, अब NaOH क्या होगा, पानी में जाएगा तो Na+ और OH नेगेटिव आयन बनाएगा। जैसे एसिड में हर बार H+ आयन मिलता था ना, इस बार बेस में आपको हर बार OH नेगेटिव आयन मिलेगा। तो बेस क्या है भाई, वो केमिकल कंपाउंड है जो पानी में जाते ही OH नेगेटिव आयन को और कोई ना कोई पॉजिटिव कैटायन को ये रिलीज करेगा। क्लियर है, बेस के एग्जांपल है NaOH, KOH एटसेट्रा। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा था वैसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस पानी में जाते ही ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ OH
NaOH नेगेटिव आयंस को रिलीज करता है। अगर हम बात करें भाई प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में देखना बेस जो होते हैं टेस्ट में कड़वे होते हैं, जबकि हमने पढ़ा था एसिड खट्टे होते हैं, है ना, बिटर इन टेस्ट। बेस जो है, यदि हम बात करें हमारे पास अगर बेसिक सॉल्यूशन है, तो अगर आप इसमें एक लिटमस पेपर को डालोगे, तो रेड लिटमस को अगर आप डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसमें ब्लू। तो बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, है ना, बेस रेड कलर लिटमस का जो चेंज है कलर वो ब्लू कर देगा, ठीक है। नाउ अभी देखो pH वैल्यू इज मोर देन 7, हमने पढ़ा था कि यदि pH वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और अगर pH वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन। अब जैसे हमने एसिड की केमिकल रिएक्शन पढ़ी, बेस की भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। हाँ चलिए, तो देखो व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल, इसमें कुछ बहुत ज्यादा जरूरी छुपा हुआ है, बहुत ज्यादा जरूरी। यहां से क्वेश्चन बनते हैं 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के, है ना। इसको देखते हैं। व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, ध्यान रखो। अब इसमें जरूरी बात है, जैसे कि ये रहा आपका NaOH बेस ने जब मेटल के साथ रिएक्ट किया, बेसिकली एक्टिव मेटल होते हैं ये, तो इसने बनाया सोडियम जिंकेट। लिख लो इसका नाम, लिख लो सोडियम जिंकेट, ठीक है, प्लस आपका H2 गैस, दैट मींस हाइड्रोजन गैस। तो ये है आपका सॉल्ट और ये आपकी हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना कि जो ऐसा ही मेटल एसिड में हुआ था कि एसिड ने जब मेटल के साथ रिएक्ट किया था तो सॉल्ट बना था और हाइड्रोजन गैस बनी थी। लेकिन याद रखना कि जो सॉल्ट होता है ये हमारे लिए, हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होता है, तो हम इसको यूटिलाइज, मतलब इसको हम खा नहीं सकते, हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी हम ना तो एसिड को और ना ही बेस को कभी भी एक्टिव मेटल के साथ नहीं रखते हैं, है ना। तो ना ही कभी एसिडिक चीजें जो हमारे खाने में, जैसे मान लो हमारे खाने में भाई कोई भी एसिड है, ठीक है, या फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, आप उसको मेटल में नहीं रख सकते, अदरवाइज ये हार्मफुल सॉल्ट बनेगा जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा पॉइजनस होगा। तो बस यही क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाई एसिड आर नॉट केप्ट इन मेटल सब्सटेंसेस। रीजन क्या है? बिकॉज एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा जो कि हार्मफुल होगा, पॉइजनस होगा, जो कि हमें फूड पॉइजनिंग कर सकता है, हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होगी। सेम विद बेस। तो ये आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि ना ही एसिड ना ही बेस मेटल के साथ नहीं रखे जाते हैं, अदरवाइज ये फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं हार्मफुल सॉल्ट बनाने के बाद। ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड या फिर रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, है ना। तो देखो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, उल्टा बोला, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहां पर आपको सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट, ठीक है, प्लस मिलता है वाटर, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। अब देखना एसिड बेस, तो ध्यान से देखो, ये एसिड है, ये बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब रिएक्ट करे तो बिना सॉल्ट, इसका मतलब है कि ना तो ये एसिडिक है और ना ही बेसिक है। तो भाई ये क्या हो गया? ना तो ये एसिडिक है और ना ही बेसिक है, तो ये कैसा है? ये न्यूट्रल है। कैसा है? ये न्यूट्रल। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हो? इसको बोलते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन यहां पर एक जरूरी बात है, जैसे देखो एसिड और बेस, मान लो अगर रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो सॉल्ट तो बनेगा और ये पूरी तरह से आपका ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ, मान लो वीक बेस के साथ रिएक्ट करता, वीक बेस, तो सॉल्ट तो बनता, लेकिन ये सॉल्ट का जो नेचर होता थोड़ा सा एसिडिक होता, तो आप इसको एसिडिक सॉल्ट कह सकते थे, ठीक है। नाउ इसी तरह से अगर ये आपका वीक बेस होता, वीक एसिड होता और स्ट्रॉन्ग बेस होता, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तब क्या होता? तब आपका सॉल्ट तो बनता, लेकिन सॉल्ट का नेचर हल्का सा बेसिक होता। समझ में आई ना इतनी बात? चलिए, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि नेचर का क्या रोल है एसिड, बेस और सॉल्ट में, मतलब इंडिकेटर्स एंड आपके ऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर है? इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो जरूर ले लो। हटाएं नाउ।
इंडिकेटर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। देखिए आपको सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड, ऐसे एसिड को कहा जाता है जो कि नेचर से हमें डायरेक्टली मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं भाई ऑरेंज है ना, तो जो ऑरेंज है या लेमन है उसके अंदर आप यहां पे लेमन भी लिख लें है ना, जो मौसमी होता है उसके अंदर भी, तो ऑरेंज लेमन दोनों के अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है, टेमरिंड के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। ये जो बाय नेचर मिल रहा है ना इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। बाकी जो टार्ट्रिक एसिड को लैब में बनाया जा रहा है वो इनऑर्गेनिक एसिड में आएगा, समझे ना, वो ऑर्गेनिक नहीं है ना, सिंथेटिक एसिड भी आप उसको कह सकते हो। इसी तरह से टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, और एंड स्टिंग में चींटी के जो डंक होता है उसमें पाया जाता है मेथेनोइक एसिड। इसको आप फॉर्मिक एसिड भी कहते हो, मेथेनोइक एसिड को, बट ये जो मेथेनोइक एसिड है इसका ज्यादा सिस्टमैटिक नेम है। तो एंड स्टिंग वगैरह जो होती हैं ये क्या होता है, मतलब जो नेचर ने चींटियों को भी एसिड इंसर्ट करने की जो ताकत दी वो इसलिए कि वो अपना बचाव कर सकें, समझे ना, वो अपना बचाव कर सके। इनको आप बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड को कंज्यूम करते हैं तो ये हमें जो है ना, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, ये बल्कि हमें बेनिफिट पहुंचाती है। लेकिन अगर वही हम इनऑर्गेनिक या फिर मैं कहूं सिंथेटिक एसिड को ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो पेट में एसिडिटी वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, समझे। तो ऑर्गेनिक एसिड ये नेचर का हमारे लिए एक वरदान है। इंडिकेटर, तो इंडिकेटर क्या होता है पहले हम इसे जान लेते हैं। तो एक इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो हमें एसिड और बेस में डिफरेंशिएट करा पाए, जो हमें समझा पाए, जो बता पाए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। मतलब इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं किसी सॉल्यूशन के बारे में कि वो एसिड है या फिर बेसिक है। जैसे कि ये करते क्या है, ये अपना कलर या ऑर्डर चेंज करते हैं। देखो इंडिकेटर बोल तो सकते नहीं है कि भाई ये वाला सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। क्या करते हैं, ये अपना कलर चेंज करते हैं या फिर अपनी खुशबू है ना, स्मेल चेंज करते हैं। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस हैं जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताते हैं बाय चेंजिंग देयर कलर और ओडर व्हेन एडेड टू एसिड और बेस। जैसे कि आपने पढ़ लिया ना भाई, लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा, ठीक है, और बेस में डालोगे तो ये रेड से ब्लू हो जाएगा। तो ये कर रहा है, ये इंडिकेट तो कर रहा है कि भाई ये एसिड नहीं है बेस है, ये बेस नहीं एसिड है। तो देखो इस तरह से इंडिकेटर आपके 4 टाइप के होते हैं, 2 अभी लिखे हुए हैं, 2 उसके बाद लिखेंगे। तो इंडिकेटर आपके 4 टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, थर्ड है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, देन यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो पहले पढ़ेंगे भाई नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर हम उन इंडिकेटर्स को कहते हैं, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट किए जाए, डायरेक्टली नेचर से निकाले जाए। जैसे कि लिटमस पेपर को डायरेक्टली एक लाइकेन नाम का प्लांट होता है वहां से निकाला जाता है, तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। नाउ अब जैसे इंडिकेटर किस तरह से बताते हैं, तो देखो इसके लिए अपन ने क्या किया, टेबल बना दी। यहां पे लिखा इंडिकेटर का नाम, यहां पे लिखा कि अगर आप उस इंडिकेटर को एसिड में डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, बेस में डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा। तो पहले हम पढ़ेंगे लिटमस पेपर के बारे में। तो अगर आप लिटमस पेपर को एसिड में, देखो क्या लिखा हुआ है, कलर इन एसिड, अगर आप लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो ये रेड कलर का बनेगा, है ना, और अगर आप इसको बेस में डालोगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। अगर आप जिसी तरह से जैसे लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है, ऐसे ही रेड कैबेज का जूस, लाल पत्ता गोभी का जो जूस होता है वो भी इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। अगर एसिड में डालोगे तो रेड रहेगा, लेकिन अगर आपने उसको बेस में डाल दिया तो ये ग्रीन बन जाएगा। और जैसे ये ग्रीन बना हम समझ जाएंगे अरे भाई ये तो जो है बेस था, अदरवाइज इसका कलर ग्रीन ना होता ना। इसी तरह से घर में प्रेजेंट हल्दी, दैट मींस टर्मरिक, तो टर्मरिक जो होती है अगर एसिड में होगी तो येलो कलर की होगी, लेकिन अगर बेस में आ गई तो रेडिश ब्राउन। कभी आप सुना है ना कि जैसे साबुन जो होता है उसका नेचर बेसिक होता है, साबुन का नेचर बेसिक होता है, तो अगर मान लो किसी कपड़े पर हल्दी गिर जाए तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? बिकॉज साबुन जो है बेसिक है और वो इसके साथ रिएक्शन करेगा हल्दी के साथ, या हल्दी साबुन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। ना इसके बाद आते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर। वो इंडिकेटर समझते हो ना जो हमें एसिड बेस के बारे में
थोड़ा सा जानकारी दें कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर और ओडर, है ना। नाउ तो सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे इसका नाम बता रहा है सिंथेटिक, जो भाई लैब में जो सिंथेसाइज किए जाएं, वो इंडिकेटर जो लैब में प्रिपेयर किए जाएं उसको बोलते हो सिंथेटिक इंडिकेटर। तो भाई जो सबसे ज्यादा फेमस जो इंडिकेटर हैं वो है आपके फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू। तो देखो हमने दो एग्जांपल ले लिए, फिनोप्थिलीन इसको बोलते हैं फिनोप्थिलीन, एल साइलेंट है, फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन को अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो ये कलरलेस होता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में अगर डाल दिया तो फिनोप्थिलीन का कलर पिंक हो जाएगा। इसी तरह से न्यूट्रल में भी इसका कलर कलरलेस होता है। नाउ मिथाइल ऑरेंज यदि एसिडिक सॉल्यूशन में होगा तो उसका कलर रेड दिखाएगा, यदि बेसिक सॉल्यूशन में होगा तो उसका कलर येलो दिखेगा, अगर न्यूट्रल होगा तो ये ऑरेंज कलर का दिखेगा। समझे? तो इस तरह से इंडिकेटर हमारी हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में एसिड है या बेस। ये तो अपन ने कलर वाले देखे, ओडर वाले भी इंडिकेटर होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसको हटाते हैं और वो लिख देते हैं। क्लियर? नाउ क्लियर हो रहा है ना? चलिए तो नेक्स्ट हमारा जो इंडिकेटर है दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को आपको समझना है कि ये वो इंडिकेटर होते हैं जो कि अपनी ऑर्डर चेंज करके, मैं जो ऑर्डर नहीं करना चाहिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में जाकर के ये अपनी ओडर चेंज करते हैं, यानी कि स्मेल चेंज करते हैं, उनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। मतलब ये स्मेल चेंज करके बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। इसके कुछ फेमस एग्जांपल हैं, मोस्ट कॉमन वनीला एक्सट्रैक्ट एंड अनियन। भाई वनीला एक्सट्रैक्ट और अनियन को आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। अब ये कैसे पता लगाते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक सॉल्यूशन है? तो देखो क्या होता है, वनीला एक्सट्रैक्ट और अनियन ऐसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं कि ये एसिड में हम इनकी स्मेल को फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, लेकिन बेस में नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है एसिडिक और बेसिक, अब आपने इसमें जो है ना वनीला एक्सट्रैक्ट या अनियन का यूज किया तो एसिड में तो इनकी स्मेल आएगी, अनियन या वनीला एक्सट्रैक्ट की, लेकिन अगर आपने इसको बेस में डाल दिया तो इनकी स्मेल आपको नहीं आएगी। तो इस तरह से आप ओडर चेंज करके बताते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, मतलब ये एसिडिक है या बेसिक। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपके मिक्सचर होते हैं कई सारे, है ना, कई सारे इंडिकेटर। इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें बताता है कि कोई भी एसिड या बेस जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है ये कितना पावरफुल है, मतलब क्या इसकी स्ट्रेंथ है ना। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर एंड यूज्ड टू जज द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड और बेस। मतलब ये बताता है कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। क्लियर है? नाउ अभी हम आएंगे पीएच वैल्यू पर। ओके, तो पीएच वैल्यू पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स को। अभी हम पीएच स्केल के बारे में जानेंगे और पीएच वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में उसको भी समझेंगे। देखिए, तो पीएच स्केल बेसिकली एक ऐसी स्केल है या कहीं एक ऐसा इंडेक्स है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है, एक ऐसा पैमाना है जो हमें बताता है हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ के बारे में या कहीं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर कोई भी सॉल्यूशन जितना ज्यादा एसिडिक है तो उसमें उतने ही ज्यादा H+ आयन होंगे, है ना। अगर कोई कितना ज्यादा बेसिक है तो उसमें उतने ही ज्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे, है ना, जिसको अपन हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो इसी तरह से इसी को हमने क्या बोल दिया, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल एक ऐसी एक मेजरमेंट के लिए स्केल बना दी गई, एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया गया जो कि हमें बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है। जितनी स्ट्रांग हो जाएगी वो उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और जितनी वीक होती चली जाएगी वो फिर बेसिक की साइड शिफ्ट होता चला जाएगा। क्लियर है ना? तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो पीएच वैल्यू होती है वो हमें किसी भी सॉल्यूशन के या सब्सटेंस के नेचर के बारे में बताती है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। तो देखो पीएच स्केल जो होती है हमारी वो आपकी 0, उस पर जो वैल्यू है वो 0 से लेके 14 तक होती है। ठीक है, तो 0 से लेके 7 तक यदि हमारी वैल्यू है किसी भी सॉल्यूशन की तो वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। यदि 7 से लेके 14 तक वैल्यू लाई कर रही है किसी भी सॉल्यूशन की पीएच स्केल पर तो वो सॉल्यूशन बेसिक है। क्लियर? लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कैसा है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसका मतलब जैसे कि ना तो वो एसिडिक और ना ही बेसिक है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है वाटर। तो वाटर ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक। अच्छा, आपको यहां पर याद रखना है कि जैसे आप 7 से 0 की ओर जाते हो तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। 7 से जितना आप
इस 0 की साइड जाओगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनता चला जाएगा, और अगर आप 7 से जितना ही बेस की साइड जाते चले जाओगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस बनता चला जाएगा, है ना। मतलब अगर आप यहां हो 13 वैल्यू है और किसी की 12 वैल्यू है तो 13 वाला बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसी तरह से 1 है किसी की 2 है तो 1 वाला बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब ये पीएच वैल्यू की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर हम पीएच वैल्यू को जान लेते हैं तो इससे हमारे जो डेली लाइफ के जो काम है इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बाय नोइंग पीएच ऑफ सॉइल, अगर हम मिट्टी की अपने खेत में जाकर के मिट्टी की पीएच वैल्यू का पता कर लें, कैसे, आप उसको आज सैंपल लें और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो उसको ले जाएं, है ना, और वहां पर जाकर के आप उसके जो है मिट्टी की टेस्टिंग करवाएं और पता कर लो कि इस मिट्टी की जो है पीएच वैल्यू कितनी है। जो आपको पीएच वैल्यू पता पड़ जाएगी उसके बेसिस पर आप उसके हिसाब से, इस पीएच वैल्यू के हिसाब से अपनी क्रॉप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस जो है मिट्टी में कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा सुटेबल होगी इस खेत के लिए। समझ गए। तो अगर आपने एग्जैक्ट पीएच वैल्यू के हिसाब से प्लांट या क्रॉप वहां पर उगाए तो इसकी जो खेती होगी ये काफी अच्छी होगी, है ना। तो पीएच वैल्यू को जानने की ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने सही क्रॉप चुन ली तो समझ लो कि भाई आप लखपति बन जाओगे, ठीक है ना। अब देखो, बाय मेंटेनिंग पीएच ऑफ माउथ, यदि हम अपने माउथ की पीएच वैल्यू को मेंटेन रखें, माउथ की पीएच वैल्यू कैसे, सलाइवा की पीएच वैल्यू को यदि हम मेंटेन रखेंगे तो फिर जो हम टूथ डिके हैं उससे भी बच सकते हैं। कैसे कि भाई सलाइवा की जो माउथ की जो पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 5.5 से ज्यादा नीचे जाएगी तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक होती चली जाएगी। अगर इतना ज्यादा एसिडिक होते चला गया तो हमारे जो दांतों का जो मटेरियल है ना, एनामेल, ये क्या हो जाएगा, ये गलने या डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अपने लिए बहुत ज्यादा जो है हार्मफुल है। दांत सड़ जाएंगे तो खाओगे क्या, चमकाओगे क्या, कुछ नहीं। इसलिए पीएच वैल्यू को मेंटेन रखना जरूरी है। अगर ये वैल्यू जैसे मान लो एसिडिक ज्यादा हो रही है तो फिर हम माउथ फ्रेशनर वगैरह यूज करते हैं जो कि कड़वे होते हैं एकदम, उनका नेचर बेसिक होता है। तो अगर आप पेस्ट भी कर रहे हो ना, तो पेस्ट कर रहे हो तो जो पेस्ट हम करते हैं वो माउथ की पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। इसका मतलब जो नेचर है एसिडिक को एसिडिक से बेसिक की ओर शिफ्ट करता है। मतलब अगर 5.5 से नीचे वैल्यू जा रही है तो पेस्ट कर रहे हो माउथ फ्रेशनर वगैरह, ये इसकी माउथ की पीएच वैल्यू को मेंटेन रखता है और 5.5 से नीचे नहीं जाने तक टूथ डिके वगैरह बच जाती है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल या इंसेक्ट, पीएच वैल्यू देखो अब होता क्या है, आपको बता दिया कोई भी एनिमल या इंसेक्ट है अगर वो डंक मार देगा, स्टिंग मार देगा, तो भाई हमारे अंदर वो एसिड इंसर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एसिड। फॉर एग्जांपल भाई आंट ने, चींटी ने मेथोनोइक एसिड मार दिया, ठीक है, मेथोनोइक एसिड, तो होगा क्या कि भाई ये एसिड हमारे अंदर पहुंच गया, इससे हमें जलन होगी, तो हम क्या करेंगे भाई उसको छोड़ देंगे। या इसी तरह से वाष्प जो होती है, वाष्प ने हमारे अंदर कोई एसिड छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा भाई, सूज जाएगा, हाथ सूज जाएगा, ततैया वगैरह मधुमक्खी हाथ सूज जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उस पर अगर आप कोई बेसिक सॉल्यूशन लगा दें, पीएच वैल्यू पता है, बोला ये आपका बेसिक है, अगर आप बेकिंग सोडा लगा दें या बेसिक कुछ भी सॉल्यूशन लगा दें तो क्या हो जाएगा, इससे ये न्यूट्रलाइज, मतलब इसने आपकी बॉडी के उस जगह की जो वैल्यू है वो आपकी 7 से कम कर दी डंक मार करके। इसके बाद आपने क्या किया, आपने उस वहां पर बेसिक सॉल्यूशन लगा लिया, जिससे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू दोबारा से काफी हद तक ये आपकी बढ़ जाएगी। समझ गए ना। तो एसिडिक से वापस आप न्यूट्रल होने लग जाओगे। तो ये पीएच वैल्यू को जानने की इंपॉर्टेंस है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। क्लियर है ना। ऑलरेडी हम सॉल्ट्स को पढ़ चुके हैं बट एक बार ब्रीफ में देखेंगे इसको। देखना जरा। देखिए सॉल्ट हम किसे कहते हैं, सॉल्ट वो कंपाउंड होते हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद बनते हैं, है ना, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि भाई जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड या मैं कहूं एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है, तो देखो ये एसिड है ये बेस है, अब इसके बाद ये जो बना ना तो ये एसिड है और ना ही बेस है, तो फिर इसको क्या कहते हैं, इसको सॉल्ट कहते हैं। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन के प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं सॉल्ट। मतलब इन दोनों की रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट बना उसको हम कहते हैं सॉल्ट। तो भाई इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये जो सॉल्ट होता है ना, ये सॉल्ट आपके 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। पहला क्या आप इसको कहेंगे कि भाई देखो ये रिएक्शन इस तरह से हो सकती है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस
आपस में रिएक्ट करेंगे तो भाई जैसे मान लो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, आपस में रिएक्ट करेंगे तो एकदम एक दूसरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देंगे, ना तो जरा भी एसिडिक और ना ही जरा भी बेसिक। तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें जो सॉल्ट बनेगा ये आपका एकदम न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन में जो एसिड है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग, और जो वीक है मतलब जो बेस है वो वीक था, तो यहां पर जो रिजल्ट में सॉल्ट तो बनेगा लेकिन इसका नेचर थोड़ा सा एसिडिक जरूर होगा, तो उसको अपन कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। यहां पर वीक एसिड अगर हुआ और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो उस रिजल्ट में, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, तो सॉल्ट तो बनेगा लेकिन ये आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा। इसका नेचर कैसा होगा? हल्का सा बेसिक। चलिए, तो इसी तरह से आप देखते हैं कि जैसे मान लो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, जिसको क्या बोलते हो? CaOCl2, ठीक है। वॉशिंग सोडा हो गया Na2CO3, है ना, डॉट डेकाहाइड्रेट H2O। तो भाई ये भी क्या है? ये भी सॉल्ट है, लेकिन इसका जो नेचर है ये कैसा है? ये बेसिक सॉल्ट है। कैसा है? ये बेसिक सॉल्ट है। इसी तरह से हम इनको अभी पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है और ये किस तरह से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। क्लियर है? आप इसको नोट कर ले। अभी हम ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा को समझेंगे, देन पीओपी एंड वॉशिंग सोडा खत्म ना हो। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये कैसे बनता है? यूजेस तो इसके बहुत शानदार है। देखो, ड्राई क्लोरीन की रिएक्शन कराई जाती है ड्राई स्लिक्ड लाइम के साथ, है ना, दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर यहां पर CaOCl2, इसका मतलब है ब्लीचिंग पाउडर, या फिर कहें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। अब ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर बना है इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे इट मेक्स वाटर जर्म्स फ्री। ये जो है ना, ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी हम इसको यूज करते हैं, ये पानी में प्रेजेंट जर्म्स को खत्म कर देता है ना। नाउ इसके अलावा इट इज यूज्ड इन कॉटन एंड लाइनन इंडस्ट्री, दैट मींस जो हमारे कपड़े बनाए जाते हैं, फाइबर कहें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहें, इसमें इसका बड़ा यूज है, क्योंकि कपड़े अगर बनाने हैं तो उनको शाइन कराना पड़ेगा, और ये किसको शाइन कराना पड़ेगा? धागे को। धागा शाइन करेगा तभी तो कपड़े शाइन करेंगे। तो जो कॉटन से जो धागा बनाया जा रहा है लाइन इंडस्ट्री में, यहां पर पहले इनको ब्लीच कराया जाता है, उसके बाद कपड़े बनते हैं। समझ गए? नाउ तो इसके बाद क्या है नेक्स्ट? टू वॉश वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। तो जैसे मान लो पेपर बनाना है तो वुड को भी शाइन करना जरूरी है। इसके लिए वुड पल्प लकड़ी के जो पल्प से है ना तब बनता है पेपर, तो उस वुड पल्प को भी वॉश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या फिर कहें ब्लीच से। क्लियर? ये इसके यूजेस हैं, ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, इसी को अपन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। क्लियर नाउ? अभी हम बात करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है दैट इज योर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है कि जब आप सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया से कराएंगे तो फिर यहां पर NaHCO3 बनेगा, प्लस अब NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। क्या? अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है? ये बनेगा। नाउ अब देखो, ये बन गया NaHCO3 को आप बेकिंग सोडा कहते हो या फिर आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसका जो नेचर है ना, ये कैसा है? माइल्ड बेस, हल्का सा बेसिक नेचर है इसका, माइल्ड बेस है ना, नॉन कोरोसिव बेस। नाउ इसके बाद इसका जो यूज है वो कुकिंग इंडस्ट्री में मैं कर रहा हूं, अरे प्रभु, कुकिंग इंडस्ट्री कर रहा हूं मैं। कुकिंग में इसका बहुत शानदार रोल है ना। बेकिंग सोडा का रोल कुकिंग में बहुत शानदार है। क्या कि भाई जो भी फूड स्पॉन्जी बनाना होता है, जैसे ढोकले बनाना है, अब ढोकले को स्पॉन्जी बनाना है, स्पंज जैसे होंगे तभी तो मजा आएगा। तो क्या होता है कि भाई सोडियम ये बाइकार्बोनेट जब जाता है, मतलब जब इसको अपन हीट करते हैं तो क्या होता है कि हीट करने पर इसमें से Na2CO3 दैट में सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल लगती है, मतलब रिलीज होती है। तो मान लो कि यहां पर ढोकले का बैटर है ये, अब अगर नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जगह बनाती हुई जाएगी तो जो ढोकला होगा वो स्पॉन्जी, यानी कि उसके अंदर एयर गैप आ जाएगा ना, एयर जो है पोरस ये बन जाएगा।
समझ रहे हो ना। तो फिर ये क्या बन जाएगा, इसमें हवा भर जाएगी, ये स्पॉन्जी बन जाएगा, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जगह बनाती हुई ऊपर गई। तो टू मेक फूड स्पॉन्जी, क्लियर है। हम इनो भी डाल देते हैं एक्चुअल में, तो ढोकले वगैरह बनाते हैं ना, तो इनो में भी ये आपका बेकिंग सोडा होता है, क्लियर। अब बेकिंग सोडा का एक और यूज है कि भाई टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक। भाई स्टमक में जब ज्यादा खा लेने से एसिडिटी जब हो जाती है तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इनो पी लेते हैं। भाई उस इनो में भी बेकिंग सोडा होता है, तो बेकिंग सोडा का यूज हमारे स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना भी होता है, क्लियर। अब हम आते हैं वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर, क्लियर है। इसको हटा दें, इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बहुत शानदार भाषा में लिखा हुआ है। अभी देखिए वॉशिंग सोडा जो है इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जरा ध्यान से देखो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, हाइड्रेट को मतलब H2O को, वाटर को हाइड्रेट कहा गया, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये इसका केमिकल नेम है। नाउ अभी हम आते हैं कि इसका जो नेचर कैसा है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हाँ मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में है ये हल्का हल्का सा। हाँ अब बेसिक सॉल्ट इसका जो नेचर है, देखो है तो सॉल्ट लेकिन बेसिक सॉल्ट है। कैसे बना भाई, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ होती है, एक्चुअली कितने 10 वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बनता है Na2CO3.10H2O। अब इसकी जो प्रॉपर्टी एकदम बेसिक सी है क्या कि भाई ये कपड़े साफ करने का काम आता है। कपड़े साफ मतलब इस पे जो गंदगी या ग्रीस वगैरह लग जाए उसको साफ करने का काम आता है, रिमूव करता है, इसीलिए हम इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसके अलावा इसका जो यूज है ना वो ग्लास इंडस्ट्रीज में भी है, मतलब वहां पर भी क्लीनिंग वगैरह करने के काम भी आता है। इसके बाद इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन जो प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, जो हार्डनेस क्रिएट करते हैं वाटर की, उसको भी ये रिमूव करता है। मतलब झाग वगैरह नहीं आता है, कपड़े साफ नहीं हो पाते हैं, तो वहां पर पानी की हार्डनेस को ये कम करके जो है अच्छे से जो लेदर है, जो झाग है वो ये बनाता है। किसमें, वॉशिंग सोडा, किसमें, पानी में, ठीक है। नाउ अभी हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी के नाम से भी जानते हैं, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज CaSO4.12H2O, ठीक है, CaSO4.12H2O। CaSO4 को हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट, आधे को बोला हेमी, H2O को बोला हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये कैसे बनता है, एक्चुअल में जिप्सम होता है। जिप्सम को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे, जिप्सम को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा तो अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे तो फिर ये आपका पीओपी बन जाएगा। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4, एक्चुअल में कैल्शियम सल्फेट .2H2O। कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल अगर जुड़ जाएं, मतलब अगर कैल्शियम सल्फेट में मॉइस्चर आ जाए तो फिर ये जिप्सम बन जाता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट में मॉइस्चर आ गया 2H2O, तो फिर क्या बन गया, जिप्सम। अब अगर आप इसको जिप्सम को हीट करोगे तो क्या बनेगा, CaSO4.12H2O, और इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पीओपी प्लस 1.5H2O मॉलिक्यूल। नाउ अभी हम आपसे कहते हैं कि भाई इसका जो यूजेस हैं वो क्या है। पीओपी का यूज क्या, आप जानते हो भाई घरों में सीलिंग वगैरह जो बनाई जाती है या डेकोरेटिव मटेरियल जो बनाए जाते हैं, स्टैचूज वगैरह, ये पीओपी से बनाई जाती है। इसके बाद जो फ्रैक्चर्ड बोन्स हैं, है ना, मतलब जैसे मान लो हड्डी टूट जाए, आप जानते हो फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने में जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है हाथ पर, पैर पर, ये किसका होता है, ये पीओपी तो होती है, क्लियर है, ये आपको समझ आया। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट चैप्टर हुआ। आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, सर्च करना होगा, क्या करोगे, क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 नोट्स बाय अभिषेक साहू लिख देना, आपको नोट्स जरूर मिल जाएंगे, बहुत शानदार नोट्स हैं। अगर आप चाहते हो कि इन वीडियोस को और स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए, थोड़ा सा इस चैनल की ग्रोथ में आपका कंट्रीब्यूशन अगर हो तो इन वीडियोस को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर, सो दैट ये वीडियोस आगे तक पहुंच पाए और मेरी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी यूजफुल हो पाए। सो बस यही कहूंगा, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ते रहें और चिल जरूर करें, है ना, थैंक यू गाइस।